एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का, या यूं कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास और भाईचारा, सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचातान ने ले लिया और नितांत स्वार्थ परकता का माहौल बनता चला गया। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कर ही सकता है, जो कि वह करता है। यही कविता का संदेश भी है। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के 5वें पाठ की एक कविता जिसका शीर्षक है एक कम। इस कविता में कवि ने आज़ादी के बाद की स्थिति जो थी लोगों की, या जो परिस्थितियां थी उस समय, उनका वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। यानी लेखक क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि इतने तरीकों से, है ना, यानी आज़ादी के बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद लेखक ने इतने तरीके पे जोर इसलिए दिया है क्योंकि लेखक ने लोगों को गलत तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। अब वो गलत तरीके क्या हो सकते हैं? या तो भ्रष्टाचार करते हुए, या फिर धोखाधड़ी करते हुए, या किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा उठा दे। तो इस तरह से इन कई तरीकों से लोगों को उन्होंने मालामाल होते देखा है या अपने जीवन में गति प्रदान करते हुए देखा है कि और जब उन ऐसे इंसानों को उन्होंने देखा, तो फिर उनके सामने जब भी कोई हाथ फैलाता है तो उनको ऐसा लगता है, कोई छोटी मोटी चीज़ें जब उनसे मांगता है तो कवि को ऐसा लगता है कि सच में आज मेरे सामने कोई ईमानदार खड़ा है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने अभी तक इतना भी पैसा नहीं कमाया कि वो अपने लिए 2 रोटियों का इंतज़ाम कर सके। यानी उसने कोई गलत तरीका नहीं अपनाया और वो ईमानदार है। आगे बढ़ते हैं। मानता हुआ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कमज़ोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। अब लेखक कह रहा है कि वो जो आदमी, औरत या बच्चा मेरे सामने खड़ा है, जो मुझसे भीख मांग रहा है, वो खुद कह रहा है कि मैं कंगाल, कोढ़ी या लाचार हूँ। क्यों? क्योंकि तभी तो वो भीख मांग रहा है। या कह रहा है कि मैं भला चंगा हूँ और कामचोर हूँ, क्योंकि जब कोई भला चंगा इंसान भीख मांगता है तो हम उसे कहते हैं ना, कामचोर है, जाके काम क्यों नहीं करता। तो वो भीख मांगने वाला खुद ही अपने आप को कमज़ोर बता रहा है या कामचोर बता रहा है। और वो कह रहा है कि और एक मैं मामूली धोखेबाज हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि सब कुछ ठीक होते हुए भी मैं काम करके नहीं खाना चाहता, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित हूँ। लेकिन फिर वो
इंसान बता रहा है कवि को कि मैं तुम्हारे संकोच पर या लज्जा पर या परेशानी या गुस्से पर भी आश्रित हूँ। जब हमसे कोई भीख मांगता है तो या तो हमें परेशानी होने लगती है उससे, या फिर हमें शर्म आने लगती है और मुंह फेर लेते हैं हम, या फिर कई बार हम लोग गुस्सा भी करते हैं। तो जो भी हम रिएक्शन देते हैं, जो भी हमारी प्रतिक्रिया होती है, उस पर ही वो आदमी बोल रहा है कि मैं उन्हीं तुम्हारी प्रतिक्रियाओं पर ही आश्रित हूँ। मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी हूँ। यानी मैं बिल्कुल इस समय मैं बिल्कुल निर्लज हो चुका हूँ, मुझे कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, और निराकांक्षी हो चुका हूँ। मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि मैं मांग रहा हूँ। तो मांगने वाला कभी कुछ ऐसे नहीं आपसे कह सकता ना कि मुझे 500 रुपये दे दो। वो भीख मांग रहा है, तो आप उसको भीख में चाहे 10 रुपये दो, चाहे 2 रुपये दो, चाहे 50 रुपये दो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर होता है। तो वो इस समय बिल्कुल निराकांक्षी है, उसकी कोई आकांक्षा नहीं है। फिर वो क्या कह रहा है कि मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। यानी अब जितनी भी होड़ लगी है, जिसमें सभी मनुष्य उस होड़ में शामिल होकर किसी भी तरीके को अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उस होड़ में शामिल नहीं हूँ। और इसी तरह इसीलिए मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार भी नहीं हूँ। तो क्योंकि वो इंसान जो भीख मांग रहा है वो उस होड़ में शामिल नहीं है, इसलिए वो लेखक का प्रतिद्वंदी भी नहीं है और हिस्सेदार भी नहीं है। यानी जो कुछ भी लेखक या देने वाला अर्जित करता है, कमाता है या इकट्ठा करता है, वो हिस्सेदार नहीं है, वो उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वो उसका विरोधी भी नहीं है। और जो वो अपनी खुशी से दे देगा, वो उसे ही स्वीकार कर लेगा। और मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम, अब देने वाला देगा या नहीं देगा ये तो भिखारी को पता नहीं होता ना, तो इसलिए वो कह रहा है कि अब मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। मतलब जिस होड़ में संसार के सभी लोग शामिल हो चुके हैं, जिस दौड़ में शामिल होकर लोग आगे बढ़ने के उसमें लगे हुए हैं, तो अब मैं यानी वो भिखारी उस दौड़ में शामिल नहीं है। तो इसलिए तुम कम से कम एक आदमी से निश्चिंत, जैसे रेस में जब दौड़ते हैं लोग तो कभी 10 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तब कभी 5 दौड़ रहे हैं, तो आपका जो कंपटीशन है आपका वो 5 से है ना। अगर उसमें से एक बहुत पीछे रह जाए या एक के पैर में उस समय कुछ चोट आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपको लगेगा कि बस अब 4 रह गए, इन 4 से मुझे आगे बढ़ना है। तो इसी तरह से वो जो भिखारी है वो कह रहा है कि मैं तो खुद इस दौड़ में शामिल ही नहीं हूँ, तुम्हारा प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ, और मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम इस बात से निश्चिंत रह सकते हो कि एक आदमी कम हो गया है।